कोई फॉर्मेलिटी है, मैं शुरू करूं? नहीं नहीं, शुरू कर दीजिए। कोई पहली बार ओके। Thank you once again, sir, Pandey sir, for calling me, for inviting me to deliver a lecture on the topic. The topic is climate change and sustainable development. Under this topic, three heads are there. The first one is national policies and legislation. The second one is environment protection measure, and the third one is measures for economic and social development. These are the topics on which we have to discuss, and today we are dealing with the national policies and legislation. तो इस पॉलिसी पे, इस नेशनल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और इसको समझने की कोशिश करेंगे मिलकर के। द क्वेश्चन इज, इसके पहले कि हम नेशनल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन डिस्कस करें, समझें इसको, इसके पहले एक आध तो वीडियो पे आ जाओ, बड़ा बेकार लग रहा है अकेला। तो इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? हम एनवायरनमेंट से समझते क्या है? कोई तो वीडियो पे आ जाओ, बड़ा ऑड लग रहा है अकेला। तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट को अगर हम हिंदी में समझें तो उसको कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का परि का मतलब होता है चारों तरफ, सराउंडिंग्स पे, और आवरण माने होता है वातावरण, यानी हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, द क्लाइमेट, सराउंडिंग क्लाइमेट्स, ये कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को प्योर करने के लिए, जस्ट टू प्रोटेक्ट द क्लीन एनवायरनमेंट, जस्ट टू प्रोटेक्ट अ प्योर एनवायरनमेंट, the government has made certain policies, and just to protect those policies, just to promote those policies, certain legislations have also been enacted by the parliament. तो ये बात हमें समझना होगा। लेकिन इसके पहले कि हम उन पॉलिसीज को देखें, उन पॉलिसीज को समझें, उन लेजिस्लेशन को समझने की कोशिश करें, कि हमें यह समझना होगा कि why we are so inclined to protect the environment. तो उसके पीछे दो कारण समझ में आता है। हमारी आवाज आपको जा रही है ना? यस सर। ओके जी सर। उसके पीछे दो कारण समझ में आता है प्रमुख रूप से। वो कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चरल वैल्यूज। हमारे संस्कृति का अंग है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण को संरक्षण देना, यह हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारे संस्कृति का अंग है, एक बात। दूसरी ओर, सर्टेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर देयर, ऑन दोज एग्रीमेंट्स इंडिया इज अ सिग्नेटरी। भारत ने इसमें साइन किया है, and since India is a signatory of those international agreements, and therefore it is the duty of the India to protect the environment, to protect what the norms have been laid down under those international agreements. So this is very important. तो हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे बहुत ब्रीफ में, बिकॉज हमें पॉलिसीज और लेजिस्लेशन की ओर ज्यादा जाना है और इसे बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश करना है। तो हमने दो बात बताया, एक तो हमारा कल्चरल वैल्यूज कहता है कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिए, यानी क्लीन एनवायरनमेंट को बनाए रखिए, और दूसरा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हमें डायरेक्शन देता है कि हमें उस लाइन पर चलना है जो जिसके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले कि पार्ट ऑफ कल्चर एनवायरनमेंट कैसे है, इसे समझने की जरूरत है। इसके लिए हम अगर अथर्ववेद और यजुर्वेद को देखें, आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद में अथर्ववेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद का श्लोक नंबर 19.9.94 यानी 94, और यजुर्वेद का श्लोक 36.1। अगर आप देखें
तो दोनों में कॉमन चीजें लिखी हैं। कॉमन चीज क्या लिखी है? पहला ये, हम इंग्लिश हिंदी दोनों बता देंगे, संस्कृत वाला बताएंगे तो लंबा निकल जाएगा। आई हैव नोटेड डाउन इन संस्कृत आल्सो, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस इन संस्कृत लैंग्वेज। तो पहला ये है कि मैन्स पैराडाइज इज ऑन अर्थ। ये सब एक ही श्लोक में है, इसको मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। मैन्स पैराडाइज इज ऑन अर्थ, यानी मनुष्य का जो स्वर्ग है वो पृथ्वी पर है, कहीं ऊपर हवा में नहीं है, वो पृथ्वी पर है। इसका मतलब स्वर्ग जब पृथ्वी पर है तो उस स्वर्ग को सही रखना, स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि दिस लिविंग वर्ड इज द बिलव्ड प्लेस ऑफ ऑल। दिस लिविंग वर्ड इज द बिलव्ड प्लेस ऑफ ऑल, यानी जीव जगत सबका प्रिय स्थान है। ये जो जीव दुनिया है ये सबके लिए प्रिय स्थान है। तो अब एक लायबिलिटी, जब प्रिय स्थान है तो एक लायबिलिटी हमारे पर बनती है, एक उत्तरदायित्व तो हमारे पर आता है। वह उत्तरदायित्व तो क्या है कि अपने प्रिय स्थान को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, सुंदर रखिए। यह तभी हो सकता है जब ठीक ठीक एनवायरनमेंट हो, और यह तभी एनवायरनमेंट ठीक हो सकता है जब हम स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, साफ रखें। इसलिए एक डायरेक्शन है, कल्चरल डायरेक्शन है हमारे ऊपर कि हम ऐसा मेंटेन करें। तीसरी बात अगर हम तोड़े, उसी श्लोक का तीसरा पार्ट है कि इट हैज द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर्स बाउंटीज, यानी इसमें प्रकृति के वरदानों का आशीर्वाद है। अब जब प्रकृति के वरदानों का आशीर्वाद है, यानी प्रकृति का वरदान इसमें छुपा हुआ है, तो इन वरदानों को अवेल क्यों ना करें हम? तो प्राकृतिक जो वरदान है, चाहे वो शुद्ध हवा हो, चाहे वो शुद्ध जल हो, चाहे वो भूमि, पवित्र भूमि हो, चाहे वो मछलियां हो, चाहे वो कौवे हो, चाहे वो गौरैया हो, ये पशु पक्षियां, ये सारे प्रकृति के वरदान हैं, या और हम और आप हैं। हम और आप भी प्रकृति के वरदान, वी आर प्रोडक्ट ऑफ गॉड एंड नेचर। तो जब हम प्रकृति और भगवान के उत्पाद हैं तो नेचुरली हमें इन सारे उत्पादों को, प्रकृति की जो वरदान है, आशीर्वाद है, इन सबकी रक्षा करनी है। अगर इसकी रक्षा हम नहीं करेंगे, मान लीजिए पशु पक्षियों को मार दे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। यानी जो पक्षियां जाड़े के दिन में भारत आती हैं और उन्हें मार दे तो वो क्लाइमेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जब उन्हें मार देंगे तो वो क्लाइमेट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे? कैसे एनवायरनमेंट को शुद्ध रखेंगे हम? कई पशु पक्षियां ऐसी हैं जो कीड़े और मकोड़ों को खा जाते हैं, गंदगियों को खा जाते हैं। अगर उन्हें मार दिए तो वो गंदगियां कैसे साफ होंगी, कैसे एनवायरनमेंट दुरुस्त रहेगा? समझने की चीज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो श्लोक का जो अर्थ है बड़ा गूढ़ है। इसे अगर समझने की कोशिश ठीक से हम नहीं करेंगे तो शायद एनवायरनमेंट को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और अंतिम श्लोक का जो अंतिम पंक्ति है वो ये कहता है, लिव इन लवली स्पिरिट। लिव इन लवली स्पिरिट यानी अच्छी भावना के साथ रहिए। इसका मतलब अगर मनुष्य का स्वर्ग पृथ्वी है तो इस स्वर्ग को अच्छी भावना के साथ जीने की आदत डालिए। इस स्वर्ग का उपभोग अच्छी भावना के साथ करने की आदत डालिए। अगर जीव जगत सबका प्रिय स्थान है तो इस प्रिय स्थान का उपयोग, उपभोग अच्छी भावना से रख करिए। इसमें प्रकृति के वरदानों का आशीर्वाद है तो उन प्रकृति के सारे वरदान, चाहे वो मछली के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, पेड़ के रूप में हो, हवा के रूप में हो, जल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, इन्हें अच्छे भावना के साथ उपयोग करने की आदत डालिए। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि जो हमारा कल्चरल वैल्यूज है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उन सांस्कृतिक विरासत में भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। तो सांस्कृतिक विरासत का निर्देश का पालन करना हर एक देश का कर्तव्य होता है। इसीलिए भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत भी अपने कल्चरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करके ही आगे बढ़ सकता है, तभी जाकर के। इसीलिए यही कारण है कि भारत भी उन कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई पॉलिसीज बनाया है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। ओके, अब आ जाइए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय करार भी हुए। तो सिंस इंडिया इज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का अंग है, अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो होगा वो भारत को स्वीकार, अगर उसका सिग्नेटरी है तो स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं मानेगा तो इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगेंगे। इसलिए इन एग्रीमेंट्स का सम्मान करते हुए भारत, कौन कौन से एग्रीमेंट्स थे थोड़ा वो देख ले। एग्रीमेंट्स क्या क्या है? कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा, है ना, चाहे पौधे हो चाहे पशु पक्षी हो, इनको बचाए रखने के लिए, इनको खतरे से बचाना, ये सब अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता थी, मांग थी। इसका भारत सिग्नेटरी है। 1963 में ये साइन किया गया, 1963 में ये लाया गया और फाइनली ये इन्फोर्स जाके हुआ 3 मार्च ऑफ 1973 को। तो इसलिए ये कन्वेंशन कहीं न कहीं से पशु पक्षी और पौधों को बचाने के लिए जो प्रयास है उस प्रयास को आगे बढ़ाता है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध रहे। उसके बाद जो बृहद रूप में देखा जाए, ये बृहद रूप में देखा जाए तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि 5 से 15 जून 1972 में हुआ। उसके बाद रियो कॉन्फ्रेंस हुआ, 1992 में हुआ। इसके पहले मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो चुका था, 14 to 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जो कि 1992 में हुआ, ठीक है। 1997 में जाकर के सारे लोग सिग्नेटरी बने और जाकर के 2005 में ये इफेक्टिव हुआ, लागू हुआ। और रामसर कन्वेंशन जो कि वेटलैंड के ऊपर है, उस पर 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन हुआ। तो ये सारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं या कन्वेंशन हैं, इन सारे इंटरनेशनल या कन्वेंशन का सिग्नेटरी भारत भी है। तो भारत सिग्नेटरी होने के नाते उस पर हस्ताक्षर किया हुआ है भारत, इसलिए भारत की लायबिलिटी बनती है कि इन सब एरिया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पॉलिसीज बनाए और उन पॉलिसीज को लागू कराने के लिए कानून बनाए, यानी जिसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं वो बनाए, जिससे कि पॉलिसीज को लागू कराया जा सके। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके ओके। अब तरह से 1 मिनट, बार बार फोन आ रहा, मैं इसको उठा लूं। तो सवाल ये है कि तो अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर। पॉइंट ये है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है नेशनल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन टुवर्ड्स व्हाट। उसके ऊपर देखिए सबसे पहला जो टॉपिक लिखा है वो क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस कंटेक्स्ट में हमें देखना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिसको हमें समझ लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम समझ पाएंगे कि वास्तव में सरकार उस दिशा में कितना आगे बढ़ी। क्योंकि आज हम लोग पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन पर रहेंगे, लेजिस्लेशन कौन कौन से हैं ये बताकर खाली हो जाएंगे, क्योंकि कल जो पार्ट हमारा है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मेजर एंड मेजर्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कल होगा। तो उसमें हम डिटेल एक्ट्स को, जो भी लेजिस्लेशन है उसे डिटेल बताएंगे और कैसे लागू हुआ बताएंगे। आज हम केवल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन क्या क्या ये बताकर खाली हो जाएंगे। तो इसलिए इतने तक अपने को फोकस करेंगे, इससे बाहर फोकस नहीं करेंगे आज। तो इसलिए अब टॉपिक को देखें तो एज पर टॉपिक क्या है, पहला क्वेश्चन उठता है, कुछ क्वेश्चंस उठते हैं हमारे दिमाग में। वो क्वेश्चन क्या है? सिंस वी आर अ रिसर्च स्कॉलर, being a research scholar, once we are doing PhD on a particular topic, any topic, then we will make a question, we will raise a question. हम क्वेश्चनर बनाते हैं ना, हम क्वेश्चनर बनाते हैं जब एम्पिरिकल स्टडी करते हैं तो क्वेश्चनर बनाते हैं ना।
जी सर। यस सर। हाँ, तो जब क्वेश्चनर बिना क्वेश्चन खड़ा किए आप कोई भी ऑब्जर्वेशंस नहीं ले सकते रिसर्च में, तो वी विल रेज सर्टेन क्वेश्चंस, देन ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन पा जाते हैं तो आप अंत में कंक्लूड कर देते हैं कि भाई ये टॉपिक हमारा इस डायरेक्शन में गया। इसीलिए यहाँ जो हमारा टॉपिक आज का है इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन खड़े करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने खड़ा किया कि आखिर क्यों पॉलिसीज भारत सरकार ने बनाया। उसके पीछे दो जवाब मिला आपको। पहला जवाब था कि हमारा कल्चरल जो वैल्यूज है वो हमें ऐसा करने के लिए कहती है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, और दूसरा जवाब आपको उसमें मिला कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के सिग्नेटरी होने के नाते ये हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उसे प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि जब क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दूसरा सवाल उठेगा, इस दूसरे सवाल में भी दो सवाल उठेंगे। पहला सवाल है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है पहला, और दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में सतत विकास कहते हैं, सतत यानी निरंतर चलने वाला विकास। दोनों चीजें क्या हैं ये समझने की जरूरत हमें है आज। तो पहला पॉइंट ये है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्या है? तो इसके अर्थ को अगर हम समझें तो इसके बारे में कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज is a long term change. It is a long term change in number one global or regional or local. Global or regional or local. ठीक है ना? It is a long term change in global or regional or local in the average climate patterns. Average climate patterns. ठीक है? Attributed largely to the increased levels of atmospheric carbon dioxide product by the use of fossil fuels. ये जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन इसकी हिंदी होती है, बता दूंगा कौन कौन से ईंधन आते हैं, के यूज के माध्यम से, के उपयोग के माध्यम से, जो बहुत ज्यादा स्तर पे उपयोग हो रहा है, इसके माध्यम से जो क्लाइमेट का जो एक एवरेज पैटर्न है, यानी जो सामान्य तरीका कि इतना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, इतना परसेंट ये होना चाहिए, उतना परसेंट वो होना चाहिए, इन सारी चीजों को के पैटर्न को एवरेज बनाए रखना है। अगर नहीं बनाते तो इसका मतलब एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो अगर ये ग्लोबली, और इसे कहां तक बनाए, ग्लोबली में बनाए रखना है, रीजनल यानी नेशनल लेवल पे मान लीजिए बनाए रखना है, और अगर नेशनल के लेवल पे आता है तो फिर लोकल लेवल तक बनाए रखना है। क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है कि अगर मान लीजिए कानपुर में अगर कोई पोल्यूशन आप करते हैं एयर को, तो वह कानपुर तक नहीं, उसकी बाउंड्री केवल कानपुर नहीं रहेगी। अगर आप कानपुर को पोल्यूट कर देते हैं एयर को, तो केवल कानपुर नहीं रहेगा, बल्कि वो इफेक्ट डालेगा सारे एनवायरनमेंट को। ये यहाँ से लखनऊ को भी, उन्नाव को भी, सबको इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये खुला हुआ वातावरण है, ये चारों तरफ फैला हुआ वातावरण है, धीरे धीरे सब जगह पहुंचेगा। तो इसीलिए इसको लोकल लेवल तक पर भी एड्रेस करना पड़ेगा, स्थानीय स्तर पर भी आपको रोकना पड़ेगा, जिससे कि जो एवरेज क्लाइमेट पैटर्न है एनवायरनमेंट में, प्रकृति में जितनी मात्रा में जो तत्व मिलता है वो है, अगर उस तत्व से छेड़छाड़ नहीं किया गया तब तो आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर पाएंगे, और छेड़छाड़ कर दिया गया तो एवरेज पैटर्न को आप हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं, इसका मतलब, और इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट है, जो फॉसिल फ्यूल से निकलता है, जो जीवाश्म ईंधन से निकलता है, वह जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? वह है कोयला, जिसे इंग्लिश में कोल कहते हैं, वो है, और कोल प्रोडक्ट्स भी, उनसे भी ज़्यादा नेचुरल गैस है, डेराइव्ड गैस है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने वो सब इसमें आते हैं। यानी सारे जो पोल्यूटेंट, ये सब पोल्यूट करते हैं, कोई पोल्यूटेंट छोड़ते हैं जो कि एनवायरनमेंट में मिक्स होकर के लोगों के हेल्थ को चौपट करते हैं, डैमेज करते हैं। इसीलिए क्लाइमेट चेंज के लिए जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, उत्सर्जन है, ये कम से कम हो एनवायरनमेंट में, जिससे कि एवरेज पैटर्न ऑफ द क्लाइमेट चेंज ना हो सके। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब हो गया कि एवरेज क्लाइमेट पैटर्न को चेंज करना,
किस माध्यम से? अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को रेमिट करके, यानी उत्सर्जन करके। वो ग्लोबल लेवल पे हो सकता है, वो रीजनल लेवल पे हो सकता है, वो लोकल लेवल पे हो सकता है। तीनों लेवल पे चेक करना, अदरवाइज एनवायरमेंट पॉल्यूट होता रहेगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यस जी सर। सर। कहीं कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं। दूसरा टर्मिनोलॉजी है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? ये दोनों शब्द नहीं समझेंगे तो आगे जो पॉलिसीज है वो समझ में नहीं आएंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रंटलैंड जब कहते हैं तो स्पेलिंग की है ब्रंटडर, ब्रंटडर है ना, ब्रंटडर, ठीक है। क्या स्पेलिंग है? BRUNDTLAND, BRUNDTLAND। तो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 का है। जब तक इस रिपोर्ट को नहीं समझेंगे, रिपोर्ट में क्या कहा गया है नहीं समझेंगे, तब तक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में नहीं आएगा। हम उस रिपोर्ट के पॉइंट को भी आपको बताएंगे। लेकिन ये आया कहां से? ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश किया गया, जो अक्टूबर 1987 में अपना रिपोर्ट देती है। अक्टूबर 1987 में अपना रिपोर्ट देती है। और ये रिपोर्ट दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर ब्रंटलैंड, ब्रंटलैंड, ठीक है। तो मिस्टर ब्रंटलैंड ने रिपोर्ट किया था, इसीलिए इसको शॉर्ट में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। 1987 में रिपोर्ट आई थी। क्लियर? इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उन्होंने डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। वही परिभाषा आज तक पूरी दुनिया के पैमाने पर लेकर चला जा रहा है। हम उसको ब्रीफ में भी समझा देंगे, लेकिन उसका पहले उनका जो परिभाषा था उसे हम वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है? वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर generations to meet their own needs। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा, आज की आवश्यकता को की पूर्ति करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की आवश्यकता को पूर्ति करता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस पूर्ति को करने के लिए उसे करना क्या होगा, आगे की चीज को क्लियर कर रहे हैं। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, यानी जो आने वाली जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, ठीक है, यानी पैदा होने वाले जो लोग हैं, उनके हितों में किसी प्रकार के समझौता किए बगैर आप अपने आज की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। क्लियर? जिससे कि इतना क्लियर हो गया? जी सर। यानी अगर शॉर्ट में कहें तो इसको कह सकते हैं जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशन। यानी जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, चाहे वो पानी हो, भूमि हो, एयर हो, या जल में पड़ी हुई मछलियां हैं, वाइल्ड लाइफ जो पशु हैं, ये सारी चीजें हैं, जो जंगली पशु हैं जिसे वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ये जितने चीजें हैं, पक्षियां हैं जो एनवायरनमेंट को चेंज करने में सहायक होती हैं, इन सारे चीजों का उपयोग हम इस रूप में करें कि हमारा काम भी चले और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी कमी न होने पाए, उसको भी सही ढंग से मिलता रहे। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हम अब मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह उठते हैं, हो सकता है कुछ लोग लेट भी उठते हो, लेकिन उठते हैं सो करके, ये बात पक्का है। और उठ करके वॉशरूम जाते हैं, तुरंत नहीं जाते होंगे कुछ लोग तुरंत जाते होंगे, इशू वो नहीं है। वॉशरूम जाते हैं, वहां पर जाकर के आप ब्रश उठाते हैं, टूथब्रश, और ब्रश करना चालू कर देते हैं, है ना। जब ब्रश करना चालू करते हैं तो गाते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। कोई बात नहीं, नहाइए ठंडे ठंडे पानी से,
लेकिन उस समय ब्रश को करते समय टैप खोले रहते हैं हम लगातार, जब तक कि आपका ब्रश पूरा नहीं हो जाता। मान लीजिए आपने 2 मिनट तक खोले रखा, 3 मिनट तक खोले रखा, कुछ लोग तो 10-10 मिनट तक खोले भी रखते हैं। अब सवाल उठता है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट क्या इसकी इजाजत देता है? सवाल ये उठता है। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट हो ही नहीं सकता। ये सतत विकास का क्या विरोधी है। क्यों? क्योंकि आपको पानी की आवश्यकता थी 1 लीटर की, जिसमें आप आराम से ब्रश भी कर लेते, मुंह भी धो लेते, और आपने 2 से 3 मिनट खोल करके पानी 10 लीटर बर्बाद कर दिया। अब सवाल उठता है कि जो इनलैंड वाटर है, जमीन के अंदर जो जमीन पानी है, उसकी तो अपनी लिमिट है, और आपने अभी पर्याप्त मात्रा में आपको उपलब्ध है, आप आराम से उसको गिरा डाले, सारा बर्बाद कर दिए। सवाल उठता है कि जो हमारी जनरेशन नई आने वाली पीढ़ी, वो क्या पाएगी? उसके लिए तो आपने डेजर्ट बना दिया, मरुस्थल बना दिया, आपने उसको जमीन, बंजर जमीन दे दी, जिसमें पानी ही नहीं है, जिसमें पैदावार ही नहीं है। वो कैसे जिएगा? उसके लाइफ के लिए आपने खतरा पैदा कर दिया। तो इसीलिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार आप वर्तमान की चिंता करिए, आप वर्तमान में जितनी आवश्यकता आपको है उतना लीजिए। उस आवश्यकता से अधिक अगर आप खर्च करते हैं, बर्बाद, तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि इस पर लगाम लगाई जाए, इस पर पॉलिसीज बनाई जाएं, जिससे कि लोग इस तरह का दुरुपयोग न कर सके। पॉइंट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया ब्रंटलैंड रिपोर्ट? ओके। अब सवाल उठता है कि इस तरह का जो हम काम करते हैं वह एक रॉन्ग स्टेप है। मैं छोटा, आप तो देखिए एक नई चीज चलने लगी पूरी दुनिया के पैमाने पर, कि बहुत लोग होते हैं कि पानी जरूरत से ज्यादा पी लेते हैं, उठाए 2 लीटर इकट्ठा पी डाले, उठाए 1 लीटर इकट्ठा पी डाले। बॉडी आपका जो बॉडी है वो 1 लीटर पानी को इकट्ठा एब्जॉर्ब नहीं करती। तो जब एब्जॉर्ब नहीं करती तो क्या करती है? पानी निकाल देगी, वेस्ट हो जाएगा आपको पानी। तो इसीलिए अब ये नया जो रिसर्च आया है उसमें यही है कि आप 1 गिलास पानी पीजिए, आप समय दे करके पीजिए, इकट्ठा मत पीजिए। वो पानी आपके बॉडी में जितना जरूरत है एब्जॉर्ब हो जाएगा, और 1 लीटर पानी अगर पी लेते हैं तो 1 गिलास पानी एब्जॉर्ब करेगा, बाकी पानी आपका वेस्ट कर देगा, वो है ना, निकाल देगा दूसरे तरीके से। तो इसलिए ये भी वेस्टेज ऑफ वाटर है। तो इसलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। तो इन चीजों को समझना होगा। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए रिसर्चेस जो आ रहे हैं, इसीलिए पॉलिसीज में भी आप आगे आएंगे तो देखेंगे सरकार लगातार नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए रिसर्चेस को शामिल कर रही है अपने पॉलिसी मेकिंग में, जिससे कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट को मिल सके। तो ये समझते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि पॉलिसीज क्या क्या है। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब पॉलिसीज, थोड़ा सा पॉलिसीज के लेवल पे सरकार कई बार पॉलिसी जो लाएगी, बड़ा रिपीटेशन है, रिपीट होगा। अब पॉलिसीज हम आपको बता दे रहे हैं 1 by 1, उसमें बहुत एनालिसिस का कोई स्कोप नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ क्या क्या पॉलिसीज हैं, और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं कोशिश करूंगा समझाने की, है ना। तो अब हम आके प्योर आपके टॉपिक पर आ गए कि नेशनल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है। तो अब इसमें भी अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो पॉलिसीज मेड एंड एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो बनाई गई पॉलिसी है और उसको एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। क्या अपनाया गया उसे देखना है। और दूसरी तरफ है कि उन पॉलिसीज बनाई गई, उन पॉलिसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एक तरफ लेजिस्लेशन बनाया है, और दूसरी ओर कोर्ट का क्या अप्रोच है, इंडियन जुडिशरी का क्या अप्रोच है। तो लेजिस्लेशन को डिटेल तो हम पढ़ेंगे कल और दूसरे हेड में, और कोर्ट्स का अप्रोच भी हम पढ़ेंगे कल। आज हम केवल सरकार की पॉलिसीज बेसिकली डिटेल बताएंगे और बता देंगे कौन कौन सी लेजिस्लेशंस हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज में हम देखेंगे वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि लीगल स्तर पर, लॉ के स्तर पर, लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशन के स्तर पे किस तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किस तरह से की गई है ये देखने की कोशिश करेंगे। और तो सबसे पहले हम आ जाएं फंडामेंटल राइट पर। आप सब फंडामेंटल राइट पढ़े हुए हैं, तो आर्टिकल 21 को आप याद करिए। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। सवाल उठता है कि अगर कोई फैक्ट्री डोमेस्टिक एरिया में है, सॉरी हाँ, घर ऐसी जगह है जहां पे जनता रह रही है, उन एरिया में है, और वो कार्बन एमिशन कर रहा है, वो एयर चिमनी लगा के ऐसा कर रहा है कि सबके हेल्थ के लिए डैमेज कर रहा है। तो सवाल उठता है कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ मिला है, क्या वो ऐसा करने देगा? सवाल ये है, बताइए। नो सर। No, sir. नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि राइट टू लाइफ में आपको राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, आवाज मेरी जा रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, वो लाइट चली जाने पे इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, इसलिए। Yes, sir. जी. तो फिर से शुरू कर रहा हूँ, है ना? मतलब शुरू कर रहा हूँ। Okay, sir. आगे आगे चलो। ओके।
तो मेरा वीडियो आ जाने दीजिए। तो वी वेर टॉकिंग अबाउट दी हाउ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 21 को देखा जाए तो राइट टू लाइफ में जब मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस बट राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। और जैसे ही ह्यूमन डिग्निटी की बात की गई तो जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा है कि ह्यूमन डिग्निटी इज द क्विंटेसेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी जो मानव गरिमा है वो मानव अधिकार का सारांश है। तो जब मानव अधिकार का सारांश है इसका मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन डिग्निटी के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करते हुए कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस को इवॉल्व कर दिया, आर्टिकल 21 के एरेना में इवॉल्व कर दिया, यानी मानव अधिकार का संकल्पना विकसित हो गया आर्टिकल 21 के माध्यम से। इसलिए जब मानव अधिकार की संकल्पना विकसित हो गई तो कहीं न कहीं से जो राइट टू लाइफ का पार्ट है वो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट वो राइट टू लाइफ का पार्ट बन गया। कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन बहुत सारे केस, एमसी मेहता का केस, रूरल डेलीगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र का मामला, बहुत सारे केसेस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि राइट टू लाइफ में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, कोर्ट ने साफ साफ कहा। तो इसलिए आर्टिकल 21 के माध्यम से कहीं न कहीं से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बल मिला, एक फंडामेंटल राइट बन गया है। अब सवाल उठता है कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात इसके पहले क्या कहीं की नहीं गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी, तो की गई थी। तो इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि वो कहाँ की गई थी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के चैप्टर को खोलिए आप और वहां पर आप पाएंगे आर्टिकल 48, ठीक है, क्या कह रहा है? तो आर्टिकल 48 कुछ गलत कह रहा हूं मैं, उसमें कहा गया द स्टेट, मैं चेक कर रहा हूं आर्टिकल 48 को, द स्टेट शैल एंडेवर, हाँ बोलिए, 48A है सर। हाँ 48A, मैं वही कर रहा हूँ, कंफ्यूज कर रहा हूँ, 48A, आर्टिकल 48A, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट। ठीक है, राज्य ये प्रयास करेगा कि वह एनवायरनमेंट को संरक्षण दे और उसको बेहतर बनाए, पहली बात। एंड टू सेफगार्ड, क्या सेफगार्ड? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी जंगल को बचाएगा वो और साथ संरक्षित रखेगा और साथ साथ जो वन्य पशु हैं, जीव हैं, उनको भी बचाएगा। यानी कहीं न कहीं से एयर, वाटर, सॉयल, इन सबको प्रोटेक्शन की बात तो पहले पार्ट में कर रहा है, एनवायरनमेंट को बचाएगा, इन जनरल कह रहा है, और दूसरी तरफ स्पेसिफिक कर रहा है कि जंगल को बचाएगा। जब जंगल बचाएंगे तभी तो एनवायरनमेंट बचेगा, और वाइल्ड लाइफ जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है, उन्हें बचाएंगे तब जाकर के आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो एक डायरेक्शन जो स्टेट को था, सरकार को था कि आप जैसे जैसे आप फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे, आपकी परिस्थितियां अच्छी होंगी आर्थिक रूप से, वैसे वैसे आप चीजों को अच्छा करेंगे, वैसे वैसे आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। यही कारण है कि इस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का पार्ट बनाया। मजाक बन गया। मेरी आवाज जा रही है? अभी आ रही है सर, अभी चली गई। हाँ, बीच में लाइट चली आ रही है, बीच बीच में क्या बताएं, दिक्कत हो रहा है। चलिए मैं इसको मोबाइल से जोड़ दिया, अब नहीं जाएगी। अच्छा, तो इसलिए एक पार्ट, दूसरा ये तो डायरेक्शन था स्टेट को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और दूसरी ओर कोर्ट ने इंटरप्रेट करके कहा कि ये फंडामेंटल राइट है। तो अब सरकार के सामने कोई चारा नहीं इसको प्रोटेक्शन करने के अलावा। दूसरी ओर आर्टिकल 51AG
आर्टिकल 51 AG ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट को लायबल बनाया कि अब स्टेट इस तरफ आगे बढ़ेगा और काम करेगा। दूसरी ओर फंडामेंटल ड्यूटीज में नागरिक को, इस देश के नागरिकों को भी कर्तव्य दिया गया कि सारा काम सरकार नहीं करेगी बल्कि आप भी करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, इस देश के सारे नागरिकों का कर्तव्य होगा। क्या होगा? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। इतना तो इतना, उसके बाद कह रहा है टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी सजीव हैं, चीजें हैं, चाहे वो, आप पेड़ को क्या सजीव नहीं है, पेड़ भी सजीव है, पौधे भी सजीव हैं, मछली, पशु, गौरैया, चाहे चील, क्रो, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, हम और आप, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, इस सारे लिविंग क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करना हमारा आपका कर्तव्य है। तो इस तरह से कहीं न कहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल गोल, संविधान में एक गोल दिया गया, लक्ष्य दिया गया कि इसे आपको पाना है, इसे आपको करना है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति बैठे रहने से तो होगा नहीं। एक तरफ इंटरनेशनल डायरेक्शन, दूसरी तरफ कल्चरल वैल्यूज, उन कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस लाए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशंस लाए गए, संवैधानिक उत्तरदायित्व जो दिया गया, वह केवल एक को नहीं दिया गया बल्कि वह स्टेट को भी दिया गया और आम जनता को भी दिया गया कि ये दोनों की जिम्मेदारी है, और अगर आप इस लायबिलिटी को पूरा नहीं करते, देन यू आर नॉट डूइंग योर जॉब दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यही कारण है कि कहीं न कहीं से स्टेट को आगे बढ़कर पॉलिसीज बनानी पड़ी और लॉ बनाना पड़ा। तो इसीलिए इन कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटीज को ध्यान में रखकर स्टेट ने, सरकार ने कई लॉज बनाए हैं। हमारी वीडियो इसमें नहीं जा पा रही है, पता नहीं क्यों, और लेकिन मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। अब 1981 में, 1972 में, 1948 में भी फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया। 1948, 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट बनाया गया, जिसे हम शॉर्ट में वाटर एक्ट कहते हैं। जल अधिनियम 1974, जिससे कि प्योर वाटर लोगों को अवेलेबल कराया जा सके, इसका उद्देश्य वाटर एक्ट में। 1981 में द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 बनाया गया, ये जिससे कि लोगों को प्योर एयर मिल सके, इस इंटेंशन, इस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का पहले था, जिसके लिए जिसके समर्थन में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया गया। ठीक है, और इसे अमेंड 1988 में किया गया, जिससे कि हर हाल में ये जो भी कंजर्वेशन है, जो वन्य पशु आया, जीव आया, पेड़ पौधे हैं, इसको बचाया जा सके, इसके लिए व्यवस्था की गई। आप कभी एक्ट को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी कि आप जंगल में जो पड़ा हुआ लकड़ी है उसे उठा नहीं सकते बिना परमिशन के, आप उसमें आग नहीं लगा सकते, उसमें कोई व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता जंगल में बिना परमिशन के, बहुत सारी चीजें हैं, आप किसी भी पशु को मार नहीं सकते बिना परमिशन के, ये सारी चीजें व्यवस्था दी गई है। तो आप एक्ट को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं अभी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें वन्य पशुओं को बचाने के लिए सारे रास्ते बनाए गए, सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की फैक्ट्रीज, अगर मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री खुलती है, वो धुआं कार्बन एमिशन करता है, तो वो कार्बन एमिशन को करेगा तो किस लेवल पे करेगा, कितना कर सकता है, उसको चिमनी कितनी ऊंची रखनी पड़ेगी जिससे धुआं ऊपर ऊपर निकल जाए, बहुत ज्यादा पोल्यूशन ना हो, कार्बन एमिशन का असर बहुत ज्यादा हेल्थ पे लोगों के ना पड़े, क्योंकि डेवलपमेंट भी होना है। तो वो कहीं न कहीं से वो व्यवस्था देनी पड़ेगी कि आप फैक्ट्री लगाइए, और फैक्ट्री लगनी है तो कहाँ लगना है? उन एरियाज में लगना है जहां लोग रहते हैं, या उन एरियाज में लगना है जहां लोग जो है नहीं रहते। ठीक है, ये सारी चीजें। और इंडियन पीनल कोड में भी व्यवस्था किया गया है कि अगर आपने पोल्यूशन जानबूझ के किया तो उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा आपको। और अल्टीमेटली इन सबको रेगुलेट करने के लिए किसी बॉडी की भी आवश्यकता होती है। तो आप एयर एक्ट, वाटर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कहीं न कहीं से सेंट्रल और स्टेट दोनों की बॉडीज बनी हुई है।
ठीक है ना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन उन बॉडीज के अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बनाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन सुनेगा, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुनेगा। तो ये सारा जो एक मैकेनिज्म है लॉ के माध्यम से बनाने की कोशिश की गई, जिससे कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जा सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। अब हम लोग चलते हैं, हमने लेजिस्लेशन देख लिया कौन कौन से है। अब कल हम लोग डिटेल देखेंगे लेजिस्लेशन में कैसे क्या है। ठीक है, आज हम लोगों ने देख लिया कि लेजिस्लेशन भी बनाया गया है कीपिंग इन व्यू आवर कल्चरल वैल्यूज, कीपिंग इन व्यू आवर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड कीपिंग इन व्यू दी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, और यू मे से दी टू अचीव दी कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अब गवर्नमेंटल पॉलिसीज में हम आ जाएं तो गवर्नमेंटल मेन पॉलिसी, ये भी पॉलिसी ही है, लॉ बनाया गया तो पॉलिसी का ही पार्ट है ये। अब हम लोग आ जाए एक एक करके पॉलिसीज को समझने की कोशिश करें। पहला पॉलिसी है 1992 का, वो है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। इस पॉलिसी ने क्या अडॉप्ट किया? इसने कहा कि टू ले डाउन दी गाइडलाइंस दैट विल हेल्प टू प्रमोट एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल लाइफ एंड आवर डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें जो पूरा जो 1992 का जो पॉलिसी अडॉप्ट किया गया, उसमें कुछ गाइडलाइंस बनाए गए, कुछ दिशा निर्देश बनाए गए। वह दिशा निर्देश किस लिए बनाए गए? जिससे कि जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जो भी पोल्यूशन के कारक हैं, उनको मीट आउट किया जाए। कैसे मीट आउट किया जाए, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि नेशनल लाइफ के लिए को में राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जीने में कोई दिक्कत ना आए। एक नेशनल पॉलिसी एनवायरमेंट से लेकर बनाई जाए, पहली कोशिश ये की गई। और हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस में रुके, यानी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि कार्बन एमिशन हो तो कहाँ हो, लोगों के हेल्थ को डैमेज ना करे, ठीक है, और कितना हो सरकार ये तय करे, जिससे लोगों को के हेल्थ को चौपट न करे। और कार्बन एमिशन इसलिए करने के लिए अलाउ किया जाएगा क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम फैक्ट्री है वो चलती है कोल से, हमारी जो बिजली है वो पैदा होती है कोल से ज्यादातर। अभी हम एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से बहुत कम बिजली पैदा करते हैं, तो नेचुरली जब हम या सोलर एनर्जी के माध्यम से हम बहुत कम बिजली पैदा करते हैं। तो जब कोल पे बेस्ड हमारा एनर्जी है, तो स्वाभाविक तौर पे जब कोल जलाएंगे तो कोल तो पॉल्यूट करेगा, लेकिन उसका बैलेंस बनाना सरकार की पॉलिसी का काम था कि कितना कोल जलाएं जिससे कि कम से कम लोगों को नुकसान हो और हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे और साथ में कम से कम लोगों को नुकसान हो, ठीक है, और हमारा पोल्यूशन बहुत ज्यादा ना हो पाए, लोगों के हेल्थ को बहुत ज्यादा डैमेज न कर पाए। तो ये कोशिश इस पॉलिसी में थी जिससे कि सरकार ने बनाने का प्रयास किया। इस पॉलिसी में की खासियत क्या है, विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसे समझने की जरूरत है। किस बारे में बात करती है? सो इट टॉक्स अबाउट द नेचर एंड डायमेंशंस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसमें जो भी प्रदूषण को लेकर समस्याएं थी, उन समस्याओं की किस तरह की समस्याएं हैं इसे फाइंड आउट करना इस पॉलिसी का काम था कि आप उसे फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और किस रूप में आ रही हैं, इसे देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या एक्शन लेना है, इसको हम फाइनलाइज करेंगे, इसको तय करेंगे, और साथ में जो हम एक्शन लेंगे उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे, जिसे कहते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट, ATR, शॉर्ट में कहते हैं ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है ना। और जब हमें अपनी प्रॉब्लम्स पता लग जाएंगी तो हम प्रायोरिटीज बेसिस पर, प्राथमिकता के आधार पे सारे काम हम, या पॉल्यूशन कर रहा है अगर ये काम, तो हम सारे को छोड़ नहीं सकते। हम पहले देखेंगे कि क्या प्राथमिकता है, कहां पर हम पॉल्यूशन होगा तो दिक्कत होगी, वहां से फैक्ट्री को शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर फैक्ट्री को शिफ्ट किया जाना जरूरी नहीं है तो हम नहीं भी करेंगे। तो हम प्राथमिकता बनाएंगे कि हमें प्रायोरिटीज, अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो पॉलिसी है, उसकी प्राथमिकता देंगे कि हमें कौन सा पहले
मीट आउट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसको प्राथमिकता देंगे, कौन सा पहले प्रॉब्लम को मीट आउट करना है और कौन सा बाद में प्रॉब्लम को मीट आउट करना है, जिससे कि ये समस्या दूर हो सके, जिसके कारण एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। क्लियर? यस सर। जी सर। समझ में आ गया? यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अब हम लोग जो है 1992 के जो पॉलिसी है, 1992 में ही एक और पॉलिसी आई। उस पॉलिसी के अंदर पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को दूर करने के लिए जो है पॉलिसी स्टेटमेंट आया 1992 में। इसका उद्देश्य था टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स। ठीक है ना? जितने भी एनवायरमेंटल हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया 1992 वाले पॉलिसी से, हमने प्रॉब्लम निकाल लिया। अब सारे प्रॉब्लम्स को एक जगह कलेक्ट करना, सारे प्रॉब्लम्स को एक जगह कलेक्ट करना, रखना। हमने हर लेवल से, लोकल लेवल से, स्टेट लेवल से, नेशनल लेवल से प्रॉब्लम हमने कलेक्ट कर लिया। अब उन प्रॉब्लम्स को एक जगह इंटीग्रेट करना, एक जगह लाना और उस पर निर्णय लेना हर एक स्तर पर, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे जब लोकल लेवल कहते हैं तो पंचायत स्तर पर, जब हम स्टेट लेवल कहते हैं तो राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल, तीनों स्तर के प्रॉब्लम्स को रखना और उसे इंटीग्रेट करना और उस पर डिसीजन बनाना, उस पर निर्णय लेना कि हमें इसे खत्म समाप्त करने के लिए क्या करना है। तो इसलिए एक स्टेटमेंट लाया गया 1992 में, इसे सारे को इंटीग्रेट किया जाए, एक जगह लाया जाए, जिससे कि जो एनवायरनमेंट का इशू है, इस इशू को मीट आउट किया जा सके। ठीक है? ये बात समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, तो ये जो 1992 का जो दूसरा वाला पॉलिसी बता रहे हैं, इस पॉलिसी ने कहा कि देश कुछ पॉलिसी लेट डाउन किया। क्या लेट डाउन किया? कि देयर मस्ट बी द स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट पोल्यूशन। किस लेवल पर? एट सोर्स, एनकरेज, डेवलप एंड अप्लाई। यानी जो भी सोर्स इसका हो, जो भी कारण हो, कोयले से की फैक्ट्री लगी है, इस कारण से एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। कोई व्यक्ति में है जहां लोग रहते हैं और वहां पर जो है सिविलियन एरिया में जहां लोग रहते हैं, अगर वहां पर अगर कोई फैक्ट्री लगी हुई है और पता चल गया इसके कारण लोगों को नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, तो अगर उस नॉइस को खत्म करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि वो फैक्ट्री में लग जाए और वो नॉइस को बिल्कुल खत्म कर देगा, वाइब्रेशन को खत्म कर देगा, तब उस फैक्ट्री को वहां हटाने की जरूरत नहीं है। तब सरकार कहेगी आप इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, उनको दबाव डालेगी कि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, चाहे जितना पैसा खर्च होता हो, आप फैक्ट्री को मत हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। मतलब टेक्नो फ्रेंडली कोर्ट ये पॉलिसी बनाती है कि आप टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम प्रयोग करिए, जिससे कि पोल्यूशन
कि जितने भी कारण हैं उनको मीट आउट किया जा सके, उस समस्या का हल दिया जा सके। पॉइंट समझ में आ गया? जी सर, जी समझ में आ सर। रहा तो जी है। सर। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने के लिए कुछ थोड़ा बहुत उदाहरण बताऊं कि अभी हाल ही में देखिए सरकार ने क्या किया। अगर आपको ध्यान हो, घर घर में दो तरह के डब्बे प्रोवाइड कराए गए। अगर आपको ध्यान हो, पता नहीं कानपुर में हुआ कि नहीं हुआ, बनारस में तो हुआ था, मेरठ में हुआ था, है ना। मैं मेरठ और बनारस का जानता हूं। तो घर घर में दो तरह के डब्बे दिए गए, एक नीला डब्बा, एक लाल डब्बा दिया गया था ना, प्लास्टिक का। नीले डब्बे में, लाल डब्बे में शायद गीला वाला रखना था और नीले डब्बे में सूखा कचरा रखना था। क्यों किया गया? क्योंकि आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट में लिखा है कि किस तरह के कचरे को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे आप पैक करके ले जाएंगे, लिखा है इसमें। वेस्टेज को कैसे आप पैक करके ले जाएंगे। तो गीले वाले को पैक करने का दूसरा तरीका है और सूखे वाले को पैक करने का दूसरा तरीका है। क्यों? क्योंकि गीला वाला अगर ठीक से पैक करके नहीं गया तो वो पूरे रास्ते में वो कुछ न कुछ टपकता रहेगा और वो पूरा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता जाएगा। इसीलिए आपको घर में भी दिया गया कि आप है ना, क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006। बहुत डिटेल जाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। डिटेल नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भी महत्वपूर्ण पर्यावरण संपदाएं हैं, यानी जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेस हैं, इनका प्रोटेक्शन किया जाए, इनका संरक्षण किया जाए, ठीक है ना। यानी प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। इकोलॉजिकल सिस्टम, अगर पशु पक्षी हैं, आपको अगर बचपन में अगर ध्यान हो तो गौरैया या कौवे बहुत आते थे, या जंगली जो वो है कबूतर, वो भी आते थे बहुत, जिन्हें गोला कबूतर कहते हैं कुछ लोग, जंगली कबूतर, एक खास रंग के होते थे। तो अब आप देखेंगे कि ये बहुत कम या नहीं दिखाई देते हैं। पहले चील बहुत कम, बहुत दिखाई देता था। अब आपको चील एटमॉस्फेयर में देखने को नहीं मिलते, जल्दी दर्शन नहीं होते। तो क्यों? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को इतना पॉल्यूट कर दिया है कि वो इसलिए नहीं आते। पहला कारण ये है कि वो जब जहां पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है, वो नहीं आते। तो इससे क्या हुआ, जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस था वो चौपट हुआ, ठीक है। जो पर्यावरण संतुलन था वो चौपट हुआ। तो इसे बचाए रखना पहला उद्देश्य इनका था, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब प्रोटेक्शन ऑफ मैंडेट हेरिटेज, जो भी मैनमेड हेरिटेज, जो हेरिटेज है, जो भी मैनमेड हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे ताजमहल, ठीक है, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब क्या है? ये सब मैनमेड हेरिटेज है। अगर आपको ध्यान हो तो ताजमहल के चारों ओर तमाम फैक्ट्रीज थी, वो कल हम लोग देखेंगे। फिर सरकार ने उन फैक्ट्रीज को बंद करा दिया, कोर्ट ने उन फैक्ट्रीज को बंद करा दिया, क्योंकि उन फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते थे, उन केमिकल्स का असर ताजमहल पर होने लगा था। और ये मैनमेड वर्ल्ड वाइड हेरिटेज जाना जाता है, हमारी धरोहर है, ये धरोहर चौपट हो जाए संभव नहीं। तो इसीलिए वहां के एनवायरनमेंट को दुरुस्त रखना, जिससे कि वहां किसी प्रकार का हेरिटेज को चौपट न पहुंचे।
हमारा जो धरोहर है चौपट चौपट ना हो जाए वो। इसीलिए इस पर फोकस था कि मैन मेड हेरिटेज को एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचाया जाए। एक मकसद ये था उसका उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य था कि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, चाहे वाटर हो, लैंड हो, सॉइल पोल्यूशन, लैंड से सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर से वाटर पोल्यूशन है, एयर से एयर पोल्यूशन, ये सारी चीजों को बचाया जाए जिससे लोगों की लाइफ प्रोटेक्ट हो सके। तो नेचुरल रिसोर्सेज को दिस इज इसेंशियल, इसको प्रोटेक्ट किया जाए बिकॉज दिस इज इसेंशियल फॉर लाइफ सपोर्ट। ये जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे वाटर है, एयर है, अगर आपको एयर ना हो तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? पानी ना हो तो आप बिना पानी पिए मर जाएंगे। एक बार तो आप खाना पूरे दिन ना खाएं चल जाएगा, लेकिन बिना पानी पिए हम और आप जीवित नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों का मिलना ज़रूरी है जो लाइफ सपोर्ट के लिए ज़रूरी है। तो इसे प्योर नहीं रखेंगे तो हम लाइफ कैसे जिएंगे? इसलिए 2006 की पॉलिसी, जो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 की है, इसमें इन चीज़ों को फोकस किया गया कि हमें ये चीज़ें देनी है और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ की बात भी की गई। यानी एक संतुलन बनाए रखते हुए एनवायरनमेंट पोल्यूशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में संतुलन भी बनाना है राज्य का काम है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो हम ग्रोथ कहाँ से करेंगे? तो नेचुरली कुछ कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे एनवायरनमेंट से, कहीं कहीं से जो पर्यावरण है उस पर कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करते समय ये ध्यान देंगे कि हम इतना कॉम्प्रोमाइज ना कर जाएं कि हमारी जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए कुछ भी प्योर बचे ही ना। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज उतने ही लेवल पे करेंगे जितनी हमारी आवश्यकता है, उससे ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान 2006 के पॉलिसी में रखा गया। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। इसी 2006 की पॉलिसी में, अच्छा थैंक ओके, इसी 2006 के पॉलिसी में एक बात और ध्यान रखा गया। क्या ध्यान रखा गया? आज वीडियो अभी कट गया, दूसरी बार में वीडियो कट गया, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। अच्छा ओके, तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेस जो है, जो भी पर्यावरण जो रिसोर्सेस संपदाएं हैं, दैट मस्ट बी अवेलेबल इक्वली टू ऑल, सभी लोगों को समान रूप से उपस्थित हो, उपलब्ध हो। अगर ये समान रूप से उपलब्ध नहीं होगा तो ये डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच हो जाएगा। इसीलिए सरकार का पहला दायित्व बनता था कि सारे अब समान रूप से जैसे उपलब्ध हो, तो मान लीजिए पानी जो गरीब है उसे कैसे मिलेगा? तो उसे शुद्ध पानी पहुंचाना, दिलवाना सरकार का काम है, क्योंकि लाइफ सबके पास है। लाइफ को प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है आर्टिकल 21 के कारण, संविधान के अनुच्छेद 21 के कारण। तो इसलिए पुअर कम्युनिटीज के लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज दैट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल। सभी लोगों को जो भी प्राकृतिक जो संपदाएं हैं वह सभी को समान रूप से मिले। हम जब एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, वाटर है, एयर है, एनवायरमेंटल शब्द हम नेचुरल रिसोर्सेज भी कह सकते थे, लेकिन जब हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कहते हैं तो हम कहते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज प्योर फॉर्म में लोगों को मिले, शुद्ध रूप से सबको मिले, मिलावटी ना मिले जिससे किसी की लाइफ खत्म हो जाए। तो इसीलिए वो शुद्ध रूप से सारे गरीबों को मिले जिससे कि लिवलीहुड उनकी पूरी हो सके, यानी उनका जो है जीविकोपार्जन भी हो सके। अब उदाहरण के लिए जंगलों में रहने वाले जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, जो ट्राइब्स को क्या कहते हैं, जनजाति के लोग, जो जनजाति के लोग हैं, ट्राइबल एरियाज के लोग, अब वो लकड़ियों पे खाना बनाते हैं। उनके पास पैसा नहीं कि वो गैस खरीद सके, गैस सिलेंडर खरीद सके, उनके पास पैसा नहीं कि वो कोयला खरीद सके, तो करें क्या? खाना तो उन्हें भी खाना है, तो लकड़ियों को से खाना बनाएंगे। अब सवाल उठता है कि उन्हें लकड़ियां उपलब्ध कराना सरकार का काम है। अगर उनके पास पैसा नहीं तो उनका तो जीवन प्रोटेक्ट करना है ना, तो वो भी शुद्ध खाना खा सके। अब वो लकड़ियां अगर जंगल से काट लेते हैं तो एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा, तो सरकार को कहीं ना कहीं व्यवस्था उन्हें करनी पड़ेगी उनके लिए, जिससे वो जंगली लकड़ी न काटे। हाँ,
जो लकड़ियां अपने आप टूट जाती हैं वो जरूर उनको उपलब्ध कराए, क्योंकि एक्ट में लिखा है कि आप लकड़ियों को भी उठा नहीं सकते जंगल से, तो अगर उठाएंगे तो वो चोरी की कैटेगरी में आएगा। तो असल में सरकार को आगे बढ़कर आना पड़ेगा और उन लकड़ियों को उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है या एनवायरमेंटल रिसोर्सेज नहीं है, उनमें उनको उपलब्ध कराए जिससे उन्हें भी खाना शुद्ध रूप से शुद्ध खाना उन्हें मिल सके। तो कहने का मतलब ये इस पर फोकस सरकार का 2006 के इसमें सरकार का फोकस था, पॉलिसी में सरकार का फोकस था कि जिससे कि गरीब लोगों का भी संरक्षण हो सके, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, यानी जो जनरेशन है उसका भी फायदा हो और साथ में एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने पॉलिसी बना रखा है। ये बात समझ में आई? जी सर, है? समझ में आ गई सर। अच्छा, जी सर। सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया इस पॉलिसी में कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करने देंगे जिससे कि वर्तमान की भी आवश्यकता भी पूरी होती रहे और भविष्य की भी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। उदाहरण के लिए कहा कि भाई प्रेजेंट की आवश्यकता है, हमें कोयला चाहिए, प्रेजेंट की आवश्यकता है कि हमें लकड़ी चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए। प्रेजेंट की आवश्यकता है, हमें फल चाहिए, खाइए, पेड़ लगाइए। जब पेड़ लगाएंगे तो एनवायरनमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ठीक है आप लगाइए। लेकिन जब पेड़ काटिए, मान लीजिए पेड़ खराब होने की स्थिति है या आपको डेवलपमेंट के लिए रोड बनाना है, ठीक है, आपको सरकार के लिए कोई बिल्डिंग बनानी है, सरकारी भवनों के लिए, आपको रेलवे ट्रैक ले जाना है, उसके लिए आपको रास्ते में पड़े हुए पेड़ों को काटना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, आप काटिए, सरकार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम काटिए, हम उसको काटने से मना नहीं करें। लेकिन अगर आपने 100 पेड़ काटा तो 100 पेड़ लगा भी दीजिए, क्योंकि आपने वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 100 तो पेड़ काट दिया आपने, लेकिन भविष्य में पैदा होने वाले लोगों के लिए आपने 100 पेड़ की व्यवस्था नहीं करी, तो 100 पेड़ लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता रहेगा, हमारी वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहेगी और भविष्य की जो जनरेशन है उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने व्यवस्था भी कर दी। तो इस तरह के पॉलिसीज को पर भी सरकार ने ध्यान दिया। अब तो विदेशों में जो पेड़ होता है उसको उखाड़ करके एज इट इज दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। भारत में भी व्यवस्था आ चुका है, थोड़ा महंगा है ये, क्योंकि एक पेड़ को शिफ्ट करने में लगभग 20 से 25 हजार रुपए खर्च होते हैं, तो महंगा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि ये कम से कम खर्च हो और लोग शिफ्ट करा सके एक पेड़ को दूसरी जगह, तो इससे एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा और चीजें हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, 2006 के पॉलिसी में एक चीज और लाया गया कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज है वह स्पेरिंगली हो, बड़े किफायती तरीके से हो। कैसे हो? पर यूनिट जो यूज हो रहा है, हर व्यक्ति पर जो यूज हो रहा है, मान लीजिए 100 व्यक्ति पर एक पेड़ यूज हो रहा है, 100 व्यक्ति पर मान लीजिए 100 लीटर पानी यूज हो रहा है, मान लीजिए, हो सकता है ज्यादा हो रहा हो, तो सरकार कह रही है कि अगर आवश्यकता से ज्यादा ये खर्च लग रहा है तो उसको रोका जाए। हम 100 व्यक्ति पर अगर 100 लीटर यूज हो रहा है पानी, तो इसका मतलब एक व्यक्ति पर 1 लीटर हो रहा है। अब नहाने में अगर एक व्यक्ति 10 लीटर पानी यूज कर दे रहा है तो 100 व्यक्ति में कितना हो गया? 1000 लीटर हो गया। तो अब अगर हम 5 लीटर या 2 लीटर या 4 लीटर में खर्च कर सकते हैं, में नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, तो नेचुरली हमें इसे घटाना होगा। तो सरकार ये कह रही है कि घटाने पर बल दीजिए, आप इसको घटाने पर बल दीजिए, यानी आप ऐसी पॉलिसीज बनाइए जिससे कि लोग पानी का कम से कम उपयोग करें, नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम उपयोग करें, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बचा रहे, वो बना रहे। पॉइंट समझ में आ गया? और लोगों को कम से कम क्षति पहुंचे। समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, अब कोर्ट लास्ट में, सरकार लास्ट में क्या कर रही है इस पॉलिसी के तहत? कह रही है कि इस जो हमने प्रिंसिपल बनाया है, जो सिद्धांत बनाया है, जो पॉलिसी बनाया है, इसको लागू करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस होगी? गुड गवर्नेंस की। हमने पॉलिसी तो भेज दिया, पैसा भेज दिया, सारा पैसा खा गए और पॉलिसी लागू नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है
कि हम गुड गवर्नेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करके चलें और सारे जो हमने पॉलिसीज बनाया है इसे इंप्लीमेंट करें, इसे लागू करें। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसके लिए गुड गवर्नेंस को बनाए रखने के लिए फॉर द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ठीक है, जितने भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं इनके यूज के लिए, इनके उपयोग के लिए और इनके मैनेजमेंट के लिए, यानी कम से कम जल का खर्च हो, नॉइस पोल्यूशन कम से कम हो। अब जैसे नॉइस पोल्यूशन में आप गाड़ी चलाते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं, भीड़ लगी है, रेड लाइट है, वहां पर हॉर्न बजाने की क्या जरूरत? लेकिन हम तो इंडियन हैं, हम तो हॉर्न बजा के रहेंगे। पता लगा 2 मिनट गाड़ी खड़ी है तो 2 मिनट में आपने हॉर्न बजा दिया कम से 200 बार, तो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को समझना होगा कि इसका अगर जो भी हॉर्न बजाता है तो फिर वहां का जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो भी ट्रैफिक कांस्टेबल है, वो आए और उनको एक्ट के तहत पेनल्टी करे, इसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से करे, ठीक है। जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है, उसको ये पावर दिया गया है एक्ट के तहत, वाटर पोल्यूशन एक्ट और वाटर एक्ट और एयर एक्ट दोनों में दिया गया है। उसको पावर दिया गया है कि समय समय पर आप इंस्पेक्शन करेंगे फैक्ट्रीज का कि सारे नॉर्म्स मेंटेन हैं या नहीं है, जो भी सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं एक्ट के तहत। अब वो फैक्ट्री में गए और उससे मिल गए और करप्शन करके और लिख दिया सारे नॉर्म्स मेंटेन है, तो ये गवर्नमेंटल पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ। इससे किसी भी रूप में मानकर चलिए कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हम नहीं बना सकते। तो सरकार इसीलिए कर रही है कि इसके लिए ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, पारदर्शिता लाने की जरूरत है। 2006 के पॉलिसी में कर रही है कि इसके लिए जितना पारदर्शी व्यवस्था रहेगा उतना ज्यादा हम पोल्यूशन से लड़ाई लड़ पाएंगे। पॉइंट क्लियर? जी सर। जब हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और पॉलिसी लाएंगे तो पॉलिसी हमारा बहुत रेशनल होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए किसी के लिए बायस नहीं होना चाहिए बल्कि रिजनेबल होना चाहिए। तीसरी पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नहीं मानता पॉलिसी को, तो ऐसी स्थिति में जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं या जो फैक्ट्री रन कर रहे हैं, उन सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लीन एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए जो गवर्नमेंटल पॉलिसी है वो ठीक से इंप्लीमेंट हो सके। क्लियर? यस सर। ठीक। चौथी बात कर रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है, प्रतिभागिता, किसकी प्रतिभागिता? जो पोल्यूट कर रहा है, पोल्यूटर जिसे कहते हैं, जो फैक्ट्री लगा रखा है, प्रतिभागिता आम जनता की, कि अगर कोई व्यक्ति पोल्यूट कर रहा है तो वो सरकार को बताए, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता का सरकार है। तो जब जनता के सरकार में अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो ये जरूरी है कि जनता बताए सरकार को कि कौन गलत कर रहा है। तो इस तरह का पार्टिसिपेशन हो जिससे कि सरकार को पता लग सके कि पोल्यूशन का जो हमारा पॉलिसी है उसको फेल करने के लिए कौन व्यक्ति आगे आया हुआ है, उसे रोका जा सके और पोल्यूशन को रोका जा सके, ठीक है। और रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस, जो रेगुलेटरी बॉडी है उस पर किसी प्रकार का पॉलिटिकल दबाव ना हो, किसी को फेवर करने का दबाव ना हो, यानी उसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जाए। जो भी नियामक संस्थाएं हैं, जो भी रेगुलेट करने वाली संस्थाएं हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो चाहे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, इन सारे बोर्ड्स को स्वतंत्र बनाया जाए जिससे कि किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव उन पर न हो सके। ये नहीं कि हमारा आदमी फैक्ट्री लगाया है उसको तुम टच मत करना, तब तो वो पोल्यूट करता रहेगा। तो इसलिए इन चीजों से बचाने के लिए 2006 के रेगुलर पॉलिसी में कोर्ट सरकार ने बड़ा क्लियर किया कि किसी प्रकार का रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? जी सर। सबको समझ में आ रहा है या खाली आपको समझ में आ रहा है? सर आ रहा है समझ में। आ रहा है? अच्छा। आज वाला टॉपिक थोड़ा सा हटके है,
अच्छा, अब प्रोटेक्शन आप 2-3 बार सुनेंगे ना ये रिकॉर्डिंग को, तो आपको और समझ में आएगा। अब इसी पॉलिसी में एक थोड़ा बड़ा पॉलिसी है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कैसे हो, किसके थ्रू हो। तो सरकार कह रही है कि भाई एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे, तो थ्रू फिनांस, वित्तीय मदद ज्यादा देनी होगी हमें, जिससे कि दूर दूर तक लोगों जो है हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है अपनी मशीनरी स्टैब्लिश करके दूर दूर तक कार्यवाही कर सके, चाहे जितना भी दूर हो कार्यवाही कर सके, और दूर जाने में पैसे खर्च होंगे तो इसलिए वो कार्यवाही कर सके जिससे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोका जा सके। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। अगर आपको ध्यान हो तो पहले जो फ्रिज था उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला फ्रिज था, उसमें सीएफसी निकलता था, है ना। सन 2010 से अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले फ्रिज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले एसी नहीं आते मार्केट में, वो बैन कर दिया गया। ठीक है, तो अब एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था। कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा ज्यादा जो है खतरनाक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को पतला कर देता है। जब ओजोन लेयर पतला हो जाता है, आसमान में ओजोन लेयर पतला हो जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी जो है किरणें निकलती है, उससे छन के आती है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, परावैंगनी किरणें हैं, वह हमारे आपके बॉडी में स्किन डिजीज पैदा करती हैं, तो हमारे आपकी लाइफ को खतरा पैदा होता है। तो क्या हम इसे रहने दें? सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, हम इस तरह के अब किसी भी क्या कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले फ्रिज या एसी को नहीं लगने देंगे। तो लगा क्या, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशन करता है। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन वो ओजोन लेयर फ्रेंडली है, वह ओजोन लेयर को बचाए रखती है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इससे क्या फायदा हुआ, पूरी दुनिया के पैमाने पर ऐसा हुआ। इससे क्या फायदा हुआ कि अब जो अल्ट्रावायलेट रेस के आने की संभावनाएं ज्यादा थी तो वो बच गई, लोगों के ऊपर त्वचाओं को खराब नहीं करेगा, लोग सेफली अपना लाइफ जी सकेंगे। तो ये सब पॉलिसीज हैं जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहिए अधिक से अधिक, जिससे कि लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. जी सर। साथ में ट्रेडिशनल नॉलेज, जो परंपरागत हमारी नॉलेज है, उसको भी प्रमोट किया जाए, जिससे कि कम से कम पोल्यूशन हो सके। तो ये सब चीजें हैं जो इसमें इस पॉलिसीज में लाने की कोशिश, 2006 की पॉलिसीज में लाने की कोशिश की गई। अब 12th 5 ईयर प्लान को देखें। 5 ईयर प्लान को देखें, 12वां 13वां 5 ईयर प्लान भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करती है। 12वां किसकी बात करती है, 13वां किसकी बात करती है, जब हम बताएंगे आपको तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 12वां जो है उसका लक्ष्य क्या था, वो 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक के लिए बनाया गया था पॉलिसी, 5 ईयर प्लान। उस 5 ईयर प्लान में बहुत सारी चीजें थी, हम केवल एनवायरनमेंट के मैटर को आपके सामने रख रहे हैं। क्या था लक्ष्य, क्या था? नंबर 1, टू इंक्रीज ग्रीन, ठीक है ना, वो ग्रीनरी, जो भी हरापन था उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, या कहेंगे टू इंक्रीज ग्रीन एनवायरनमेंट, यानी हरा भरा वातावरण को कैसे वृद्धि किया जाए, यानी अधिक से अधिक पेड़ कैसे लगाए जाए, पशु पक्षियों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे किया जाए। तो इसीलिए कहीं न कहीं को सरकार ने कहा कि भाई हमें ग्रीनरी बढ़ाना है, हमें हरा भरापन बढ़ाना है, तो पेड़ लगाना होगा। सरकार ने लक्ष्य रखा, अभी लक्ष्य कितना पूरा किया सरकार ने भगवान जाने, लेकिन लक्ष्य क्या रखा कि हम 1 मिलियन हेक्टेयर हर साल ग्रीन करेंगे सर देश को, यानी हर साल पेड़ पौधे लगाएंगे। वो इसका एरिया कितना होगा, 1 मिलियन हेक्टेयर, यानी 10 लाख हेक्टेयर हर साल, 10 लाख हेक्टेयर हर साल सरकार क्या करेगी, पेड़ पौधे लगाएगी, जिससे कि ग्रीनरी बना रहे और लोगों को शुद्ध वातावरण में सांस लेने का अवसर मिल सके। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट पोल्यूट न हो सके और अधिक से अधिक शुद्ध वायु मिले लोगों को।
और 30,000 मेगावाट। दूसरा पॉलिसी क्या था कि 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान। जो 5 साल जो है प्लान है, इसमें 30,000 मेगावाट बिजली इस तरह से उत्पन्न करेंगे जो कि पुनः दोबारा बार बार उत्पन्न उससे किया जा सके। अब कोयला से एनर्जी आप जब पैदा करते हैं तो कोयला तो जल जाता है और दोबारा वो कोयला तो रह नहीं जाता, तो वो रिन्यूएबल नहीं होता, उसे रिन्यू नहीं किया जा सकता, दोबारा उसे नहीं बनाया जा सकता एनर्जी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 30,000 मेगावाट पर ईयर ये व्यवस्था करने की कोशिश की गई। सॉरी, 5 साल में 30,000 मेगावाट की बिजली की व्यवस्था करेंगे। यानी कोल एनर्जी से धीरे धीरे सोलर एनर्जी एंड एटॉमिक पावर एनर्जी की ओर सरकार को शिफ्ट होना है। 30,000 मेगावाट, जिससे कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। सोलर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी, इन दोनों एनर्जी से पोल्यूशन नहीं होता और कोल एनर्जी की निर्भरता कम करनी है हमें। तो ये सरकार की पॉलिसी थी 12th 5 ईयर प्लान में, जिससे कि कोल कम से कम जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा, तो एयर कम पॉल्यूट होगा। और देखिए, जब एयर पॉल्यूट होता है तो एसिड रेन होने की संभावना होती है। एसिड रेन से आपके क्रॉप्स जितने होते हैं, जितने फसल होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, एसिड रेन से आपकी त्वचाओं पर भी असर पड़ता है। तो ये जो एसिड, खासतौर पे क्रॉप से बहुत असर पड़ता है। और फूड ग्रेन हमारे खराब हो जाए, हमारे सारे जो अनाज है वो खराब हो जाए, तो हमारा आपका हेल्थ भी चौपट होगा उसे खा करके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं से सरकार जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको दूर करने की कोशिश 12th 5 ईयर प्लान में करती हुई दिख रही है। ये पॉइंट समझ में आया? जी सर। जी सर। सरकार ने 12th 5 ईयर प्लान में एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात कही। कहा कि अगर हमें ग्रीन कवरेज देना है तो 10 लाख हेक्टेयर को, तो नेचुरली फिर हमें इसको ठीक से मॉनिटर भी करना पड़ेगा और इसका गुड गवर्नेंस भी करना पड़ेगा, जैसा कि पहले हमने दिखाया। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, ये सारी चीजें हमें लानी पड़ेगी। साथ में सरकार ने कहा कि हमें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये देना, यानी हमें जंगल अधिक से अधिक बसाना होगा, हमें जो जंगल का एरिया है वो बढ़ाना होगा और साथ में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सरकार ने जो लक्ष्य रखा वो कहा कि जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है उसका 33%, 33% 5 ईयर प्लान रखा कि हमें 33% जियोग्राफिकल एरिया हमें ट्री से कवर करना है, जंगल और ट्री से कवर करना है, यानी पेड़ और जंगल से कवर करना है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रह सके। ठीक है, क्लियर? जी सर। साथ में ये भी लक्ष्य दिया कि 33% तो हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है, साथ में जो अभी वर्तमान में हमारे पास जो जंगल है या वाइल्ड लाइफ है या जो वाटर रिसोर्सेस है, इन्हें नष्ट नहीं होने देना है, ये भी लक्ष्य दिया। ठीक है, और साथ में मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस, यानी जो वो पदार्थ जो आपको खतरे में डालते हैं, जिसे कहते हैं टेक्निकल हिंदी में कहते हैं परिसंकटमय पदार्थ। ठीक है, उससे कैसे हम बचाव करें? कौन कौन से परिसंकट में पदार्थ हो सकते हैं? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हुए हैं, वो बाद में हम देखेंगे। तो आप हॉस्पिटल्स में जाइए, हॉस्पिटल में जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटल में जो एड्स के पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटल में मतलब जितने भी खतरनाक रोग के पेशेंट हैं, उनको मान लीजिए कि कोई भी ट्रीटमेंट किया जा रहा हो, जैसे इंजेक्शन दिया गया उनकी बॉडी में, अब उस इंजेक्शन को जो दिया गया, उस इंजेक्शन को हमें वेस्ट हो गया हमारा, अब उसको ढोकर ले कैसे जाएं? उसको हम, या उनके मान लीजिए यूरिन है, एड्स के लोगों का यूरिन है, कुछ भी है, या कोई भी इस तरह का पदार्थ, या उनके जो बॉडी में कुछ लगी हुई पदार्थ है, मेडिकल पदार्थ है, वो मेडिकल इक्विपमेंट है, वो सारी चीजों को वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वेस्ट आप नहीं करेंगे तो वह किसी के बॉडी में टच कर जाए तो उसकी लाइफ के लिए खतरा होगा। उसे जलाते हैं तो जो भी रोग उनको है वो हो सकता है उसका पार्टिकल एनवायरनमेंट में मिलकर के लोगों तक पहुंचे, सांस के माध्यम से हो सकता है उनकी बॉडी में पहुंच जाए वो रोग। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे उस वेस्ट को कैसे नष्ट किया जाए, सरकार ने इसका भी पॉलिसी बनाया है। हम आपको जब कलेक्ट बताएंगे तो बताएंगे कैसे नष्ट किया जाएगा, उसका भी पॉलिसी बनाया है।
तो सरकार ने इसका पॉलिसी बनाया कि इनको भी गवर्न करना पड़ेगा, इनके भी गवर्नेंस को देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम एनवायरमेंटल इश्यूज से फाइट नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखा गया। बस 5-7 मिनट और है ना। साथ में एनवायरमेंट को बचाने के लिए सरकार ने कहा कि अब हमें पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल को लागू करना पड़ेगा। ये क्या होता है हम कल डिटेल बताएंगे, आज हल्के में बता दे रहे हैं आपको। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल जो होता है वो ये होता है कि द पर्सन हु इज पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट, जिसने एनवायरमेंट को पोल्यूट किया है, नष्ट किया है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री, अब आ गया, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाया है, अब वीडियो आ गया, फैक्ट्री लगाया है। अब फैक्ट्री लगाया है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए एक नॉर्म बनाया कि आप मान लीजिए कोई ईंट का भट्टा लगाया है। अब ईंट का जब भट्टा लगाया है तो ईंट का भट्टा जब लगाया है तो उसके लिए नॉर्म है कि इतने फीट चिमनी मिनिमम होना चाहिए, और चिमनी उसने उससे नीचा रखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब चिमनी उसने नीचा रखा है तो नेचुरली पॉल्यूट हो गया, पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंट को। आप नॉर्म, स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से आप नहीं रखे, तो अब जब एनवायरमेंट पॉल्यूट हुआ और उससे जितने भी लोगों के लाइफ को खतरा पहुंचा, वो लोग तो सरकार से क्लेम करेंगे कि हमारा लाइफ खतरे में हुआ। अगर आपको भोपाल गैस का कांड याद हो तो उसमें सरकार से लोगों ने क्लेम किया, तो सरकार के पास इतना पैसा कहाँ है कि वो जनता को इतना पैसा देते फिरे, क्योंकि गवर्नमेंट का पास जो पैसा है, गवर्नमेंट एक्सचेकर है, राजकीय राजकोष है, राजकीय खजाना है, वो हमारे यहाँ पे टैक्स के पैसे से भरा पड़ा है। गलती अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल करे तो उसके लिए सरकार क्यों पैसा दे। इसीलिए पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल कोर्ट लाई और उसको लागू करने की बात सरकार कर रही है कि अगर जो पोल्यूट करेगा एनवायरमेंट को और उसमें जितना भी नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, पोल्यूटर करेगा। जो पोल्यूट करेगा वो करेगा। तो इस सिद्धांत को आगे लाएगा जिससे कि सरकार एनवायरमेंटल पोल्यूशन के इशू पर लड़ाई लड़ सके अच्छे से। क्लियर हो गया। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट करो, ये सरकार ने इस पॉलिसी में ये भी कहा कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा, और साथ में ये भी कहा कि हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन की लड़ाई के लिए केवल केंद्र सरकार नहीं लड़ सकती, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। यानी जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी जो पोल्यूशन को दूर करने का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए केवल केंद्र सरकार को ही नहीं आगे आना है, बल्कि राज्य सरकार को भी पावर देना चाहिए, और साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो पंचायती राज है उसको भी लायबिलिटी देना चाहिए कि आपको भी इस कार्य को करने के, इस पॉलिसी को लागू करने में सरकार को सहयोग करना होगा। तो लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, हर एक लेवल पर इस पर कार्य करने की बात कही गई इस पॉलिसी में। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात भी की गई। ठीक है। और इसी कारण और सरकार पॉलिसी को लागू करने के लिए कुछ मिशन भी चलाया, नेशनल मिशन चलाया, जैसे मिशन क्लीन गंगा, मिशन क्लीन गंगा, गंगा को समाप्त करने के, गंगा के पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए, उसके पानी का जो पोल्यूशन था, पोल्यूटेड वाटर था, उसको समाप्त करने के लिए क्लीन गंगा मिशन चलाया। ठीक है। क्लीन एयर एंड वाटर मिशन चलाया, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चलाया कि भाई हम मिनिमम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे जितनी हमारी आवश्यकता है, और मैक्सिमम बचा के चलेंगे भविष्य के लोगों के लिए, जिससे कि उनकी भी लाइफ खतरे में न पड़े, उनको भी नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से मिलती रहे। ठीक है। अब 13th 5-year प्लान पे आ जाए। हम लोग अब कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी 2017 से 2022 तक जो लागू होगा। अब तक, अभी तक क्या था कि जो पोल्यूशन की बात हो रही थी इसमें कहीं गांव शब्द नहीं आया था, गांव शब्द नहीं आया था। ठीक है। अब इसमें पहली बार 13th 5-year प्लान में क्या किया गया कि गांवों में जो तेजी से बढ़ रहा है पोल्यूशन, उसको कैसे रोका जाए। अभी तक तो शहरों में था, शहरों में ही पोल्यूशन था, ओवर कार्बोरेट था, यहाँ फैक्ट्री लगती थी, ये सारी समस्याएं थी। अब ये पोल्यूशन गांव में बढ़ गया, और जब गांव में बढ़ गया, आप जानते हैं कि देश की आबादी 70% लगभग गांव में रहती है। अगर गांव में पोल्यूशन बढ़ गया तो सरकार की बहुत बड़ी चिंता थी, और यही कारण है कि 13th 5-year प्लान जो 2017 से 22 तक के लिए बना है, उसमें यह व्यवस्था दिया गया कि अब गांवों में हमें काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो बढ़ते हुए इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ लग रही है, वो गांव की तरफ बढ़ रही है, और जब गांव की तरफ बढ़ रही है तो नेचुरली वो गांव के एरिया के जो एयर है या वाटर है उसको पोल्यूट कर रही है।
मान लिए लेदर इंडस्ट्री लग गई, तो लेदर इंडस्ट्री जो अपने एफ्लुएंट्स है, जो गंदगियां है, कचरे हैं, उसको बहा देती है, ऐसे ही नॉर्म्स को नहीं ध्यान रखती, सरकारी नॉर्म्स को बहा दी, तो वह रिस्कर कहाँ जाएगा पानी? वो रिस्कर धीरे धीरे जमीन के अंदर ही जाएगा, तो सॉइल को खराब करेगा, मिट्टी को खराब करेगा, साथ साथ जब एकदम नीचे जाएगा तो वाटर, इनलैंड वाटर में जाएगा, जो अंदर पानी है उसमें जाएगा, उसको पोल्यूट करेगा, जिसको हम आप पीते हैं, तो हमारे आपके हेल्थ के लिए खतरनाक होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको ध्यान में रखकर सरकार ने पॉलिसी बनाया कि नहीं, गांव में भी हमें आप देखना पड़ेगा, वरना 70% आबादी को भी खतरा दिखने लगा है और इसे रोकने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ फिर दोबारा जो है और साथ ठीक गाँव, उसके बाद अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को रोकना पड़ेगा। जो शहरीकरण का जो प्रथा चल पड़ा है कि अधिक से अधिक शहरीकरण हो, उसे रोकना पड़ेगा। यही कारण देखिए कि सरकार की कोशिश ये होती है कि अब जो इंडिपेंडेंट हाउस हैं वो कम से कम बने, सरकार की कोशिश होती है, और अपार्टमेंट ज्यादा बने, यानी आप हवा की ओर ऊपर बढ़ते चलिए, मकान बनाते चलिए, आप फैल करके कम से कम मकान बनाइए, जिससे कि फैल करके बनाएंगे तो आप जमीन ज्यादा से ज्यादा जमीन लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब पक्के करते जाएंगे तो जो बारिश की पानी होती है वो फिर जमीन के अंदर जाने से बच जाएगी, नहीं जाएगी। तो ये सब चीजें सरकार के ध्यान में हैं, इसीलिए सरकार इस तरह की पॉलिसीज बनाती है जिससे कि ये चीजें बचाई जा सके। और जो एग्रीकल्चरल तरीका है, ये एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन होने से बहुत सारी पोल्यूशन आई। वो पोल्यूशन किस तरह का आई? सॉइल पोल्यूशन के रूप में आई। हम क्या करने लगे खाद खरीदने, विदेशी खाद की, जो केमिकल बेस्ड होता है, और केमिकल बेस्ड जो खाद होता है उससे क्या दिक्कत आई? अब हम ऑर्गेनिक की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन पहले क्या था? गोबर से होता था, यानी ऑर्गेनिक खेती होती थी। बाद में हम ज्यादा पैदावार करने के लिए हम टेक्नोलॉजी वाला खाद लेने लगे जो केमिकल बेस्ड था। अब केमिकल बेस्ड जो खाद है, सरकार कहती है कि हमें इस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करना होगा, केमिकल बेस्ड जो खाद है, और इसे धीरे धीरे कम करना होगा, और धीरे धीरे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। तो सरकार इसको भी प्रमोट कर रही है 13 5 ईयर प्लान के तहत गांव में, जिससे कि सॉइल हमारा कम से कम, जो मिट्टी हमारा है, खेतों की मिट्टी, वो कम से कम पोल्यूट हो सके, और लोगों का हेल्थ डैमेज ना हो सके। जब पोल्यूटेड मिट्टी होगा तो आप जब उससे ग्रेन लेंगे, फूड ग्रेन लेंगे, या जो भी प्रोडक्ट लेंगे उससे निकालेंगे, आप आउटपुट लेंगे उसका, नेचुरली वो पोल्यूटेड ही होगा। इसलिए सरकार की कोशिश ये है कि हम उस मिट्टी का जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ने न दें, जो जितना है उससे नीचे लाएं और उसे बढ़ने न दें। इसीलिए कहीं न कहीं से ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा है, जिससे कि पोल्यूटेड लोग पोल्यूटेड फूड न ले सके। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। सर एक चीज पूछना था कि वैसे जो प्लानिंग कमीशन है वो जब से खत्म हो गया, तो उसके बाद जो 5 ईयर प्लान अपने चलते थे वो भी खत्म हो गए। तो आपने जैसे कॉन्सेप्ट जो बताया वो सही है, लेकिन 5 ईयर प्लान तो अब 13th हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 12th था, 12वां था, जो 12 से 17 चला। ठीक बात है, लेकिन हम चूंकि 13th 5 ईयर प्लान बनाया गया था, वो ऑन पेपर है, तो बताना हमारा धर्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, जब ऑन पेपर है 13th 5 ईयर प्लान, देखिए एक तो दिमाग में रखिए कि प्लानिंग कमीशन भले बंद हो गई हो, लेकिन नीति आयोग, उसका नाम बदल दिया गया, नीति आयोग हो गया है, है ना? तो नीति आयोग जो है प्लानिंग करना बंद नहीं करती। बिना प्लानिंग के कोई आयोग नहीं चलता, ठीक है ना? तो आप ये मत सोचिए कि जो 13th 5 ईयर प्लान है ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। क्लियर? जी। तो आज का जो था पॉलिसी वाला मैटर था, पॉलिसी वाले मैटर्स पे हम लोग एक्ट के बारे में जान चुके हैं। एक्ट बताए थे शुरू में। जी। अच्छा, हाँ, तो इन पॉलिसीज को लेकर के तमाम एक्ट सरकार बनाई है। हम आपको बता चुके हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, एयर एक्ट है 1981 का, वाटर एक्ट है 1974 का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1980 और 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया, 1988 में अमेंड किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन
एक्ट 1972 का है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 है, इंडियन पिनल कोड में भी इसकी व्यवस्था की गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का है। इसके बाद तमाम रूल्स बनाए गए जिससे कि एनवायरनमेंट के इशू को एड्रेस किया जा सके, उसकी पहचान की जा सके और उसका सलूशन दिया जा सके। उसमें हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989 है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है 1988 और साथ में 2011 का भी है, और रिसाइकिल्ड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर एंड यूसेज रूल्स 1999 का है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 का है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 एंड 2015 का है। इन सारे एक्ट्स और रूल्स का जो ऑब्जेक्ट था वो यही था, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन दी क्लीन एनवायरनमेंट, शुद्ध वातावरण को बनाए रखना, संरक्षण देना, उसे बनाए रखना उद्देश्य इनका था। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना इनका उद्देश्य था। ड्रिंकिंग वाटर लोगों को प्योर मिले, ये उद्देश्य था। और पोल्यूशन फ्री एयर लोगों को मिल सके, शुद्ध वातावरण, लोगों को शुद्ध हवा मिल सके, ये था। और नॉइस पोल्यूशन से लोगों का बचाव हो, ये उद्देश्य था। ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके जो पॉलिसी लेवल पर चीजें थी इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव डिस्कस टुडे। अब इसके बाकी की चीजों को हम लोग कल देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो आज जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शन है डॉक्टर आर.के. पांडे सर का कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कुछ बच्चों को बता दीजिए। मेरा तबीयत अगर ठीक रहा तो मैं रात अगर आप लोग कहें तो संभवतः 7-8 के आसपास हम आपको डिस्कस कर देंगे, और क्योंकि कॉलेज से थोड़ा लेट आते हैं डिस्कस कर देंगे, और नहीं तो कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप पूछ सकें। ठीक है, आप लोग क्या बिल्कुल सर, अगर आपकी तबीयत सही रहे तो आप मैसेज कर देना ग्रुप पे। आज ही कर देंगे ना। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, फिर आप लोग वीडियो पे आ जाइए। अब तो वीडियो पे आ जाइए, आते ही नहीं बिल्कुल। हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं ये तो पता लगे, हम चेहरे तो देख ले सकते। ओके ओके, स्मृति जी दिख रही हैं, हाँ, सबरीन चौहान दिख रहे हैं, दिव्यांश शुक्ला जी दिख रहे हैं, अविनाश मिश्रा दिख रहे हैं, कृतिका जी दिख रही हैं, एक मोनाश्री नाम आ रहा है, वो अभी नहीं दिख रही है। कोई बात नहीं, तो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे। आज कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया सर, अच्छे से समझ में आया। जो ये बहुत बोरिंग टॉपिक था, इसको मैं कोशिश किया हूँ बहुत सिंप्लीफाई करके पहुंचाऊं आपको, क्योंकि पॉलिसी जो है आपको बताना है, उसमें कुछ कहने को नहीं है, लेकिन कोशिश किया हूँ कि मैं जोड़ सकूं और समझा सकूं आप लोगों को। कल वाले में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि थोड़ा इसमें कोड भी इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें लॉ भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें क्रिटिकल अप्रोच भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।